स्वागत है प्रकाश जी आपका। नमस्कार प्रकाश जी, हम आपसे हमेशा प्रकाश की बातें करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें अंधकार से बाहर निकालें। जानना चाहते हैं काल सर्प योग के बारे में, अगर कोई और विशेष जानकारी है आपके पास जो कि आप हमसे बांटना चाहते हैं, क्योंकि काल सर्प योग के बारे में हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी भ्रांतियां फैली पड़ी हैं जिन्हें दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए युक्ता जी, जहाँ तक प्रश्न है काल सर्प योग का, हमने 12 तरीके के जो काल सर्प योग लगते हैं उनके विषय में पिछले 12 हफ्ते से हम लगातार इसका वर्णन करते आ रहे हैं जी। देखिए काल सर्प योग, जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम के शुरुआत में बात करी थी कि इनमें भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान इसको योग को काल सर्प योग को मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। आज से तकरीबन 60 से 70 साल पहले तक इस योग का नाम काल योग था। भाषा विज्ञान के परिवर्तन के साथ ही इसका नाम काल सर्प योग हो गया। मैं किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूँ जी। लेकिन जहाँ तक इसका प्रभाव है वो काफ़ी हद तक लोगों पर देखा जाता है। मैं यही कहूँगा हर दर्शक से, अगर किसी की व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग है और उसका अगर विधि विधान से इलाज ना करा जाए तो छोटी मोटी परेशानियां तो लाइफ में जो आनी है वो आएंगी ही। लेकिन एक साधारण तौर पर अगर ऐसा इलाज में देखता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति सुबह उठ के अगर उसको ऐसा प्रॉब्लम है, अपने माता के चरण स्पर्श कर ले तो ये काल सर्प योग मैं समझता हूँ कि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति दुनिया का अपने माता पिता के चरण स्पर्श सुबह उठते ही कर ले तो कुंडलियां मैंने कई दफा फेल होती हुई देखी हैं। क्या बात कही। ये एक ऐसा अचूक उपाय है जिससे आप बड़ी से बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। मेरा हर दर्शक से अनुरोध यही है कि अगर वो इस तरीके को इस्तेमाल करेगा तो काल सर्प योग तो एक बड़ा छोटा सा मामूली सी बात है। कोई भी ग्रह उसका कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर माता पिता का आशीर्वाद वो लेता रहेगा। बहुत बढ़िया बात है। आपने बातों ही बातों में लोगों को संस्कारी बनाने की भी चेष्टा की है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि संस्कारों के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। धन चाहे हम कितनी भी अर्जित कर लें, लेकिन अगर आपके घर में आपके माँ पिता ही आपसे प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, तो वो संपन्नता जो है विपन्नता में बदल जाती है। काल सर्प योग में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं कि आदमी ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा या बड़ा आदमी नहीं बनेगा, लेकिन हमारे देश के कई प्रधानमंत्री काल सर्प योग की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं। और लता मंगेशकर जी की कुंडली में काल सर्प योग है, धीरू भाई अंबानी की कुंडली में काल सर्प योग है। काल सर्प योग का मतलब ये नहीं कि आदमी बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता, लेकिन उठापटक लाइफ में काफी हद तक ज्यादा आया करती है। एक आसान तरीका है कि सुबह उठ के अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें और इससे बचे रहें। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा जानकारी आपने हमें आज काल सर्प योग के बारे में दे दी। हम अक्सर लग्न के बारे में सुनते रहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में लग्न का क्या महत्व है, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो आपसे यही सोचते हैं कि जब आप प्रोग्राम में कुछ बताएंगे तो कुछ ऐसी जानकारी देंगे कि वो कुछ सीख जाएंगे। तो सिखाने के दृष्टिकोण से ही आज आप बताइए। देखिए जी योक्ता जी, जहाँ तक प्रश्न है लगन का, देखिए 12 राशियों से अलग अलग लगन, 12 तरह के लगन होते हैं जी। हम ऐसा कर सकते हैं कि एक एक राशि को लेकर एक एक प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो आज हम बात करते हैं मेष राशि वालों का। देखिए लगन का महत्व जन्म कुंडली में काफी हद तक है। सबसे पहले जब कुंडली की विवेचना करी जाती है तो लगन को देखा जाता है कि लगन इसका है क्या। मान लीजिए अब ऐसे मानते हैं कि कोई मेष लगन के अगर हमारे पास 1 नंबर की कुंडली आती है, 1 नंबर लिखा उसका नाम है मेष लगन है जी। ऐसे व्यक्ति एकांत प्रिय हुआ करते हैं। ऐसे व्यक्ति मध्यम ऊंचाई के हुआ करते हैं जी। ऐसे व्यक्तियों का चेहरा थोड़ा सा लंबा होता है, गोरे होते हैं। और ऐसे व्यक्ति ऐसे मान के चलें कि जो धार्मिक पुस्तक हैं उसके ज्ञाता हुआ करते हैं। अच्छा। और थोड़े से इन झगड़ालू भी होते हैं जी, ईर्ष्यालु भी हुआ करते हैं जी। तो जब कुंडली की विवेचना करते हैं तो जब मेष लगन हमारे सामने आता है तो हम सबसे पहले उसका देखते हैं कि ये आदमी किस कैरेक्टर का, किस तरह का है। उसके हिसाब से बाकी कुंडली की विवेचना करते हैं ताकि उसके रिजल्ट उसको पॉजिटिव मिल सके। बहुत बढ़िया। तो उसका मतलब ये भी है कि अगर आप किसी व्यक्ति को देखते होंगे तो उसके बाहरी रूप को देखकर काफी हद तक समझ जाते होंगे कि ये किस लगन का हो सकता है। काफी हद तक इस बारे में मालूम पड़ जाता है कि कौन से लगन का होना चाहिए। अच्छा, और बिल्कुल कंफर्म हो जाता है जब उसे आप कुंडली के साथ मैच करके देखते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं वो लोगों के चेहरे को देखेंगे, उनके हाव भाव को देखकर समझने की कोशिश करेंगे और बहुत हद तक उनको भी सहायता काफी मालूम पड़ जाता है इससे जी। अब आप हमें किसी योग के बारे में बताइए, क्योंकि योग की चर्चाएं भी हम लगातार करते आ रहे हैं। देखिए एकता जी, योग काफी हम आज से पहले बता चुके हैं, लेकिन आज एक योग का नाम बताऊंगा, उसका नाम है हर्ष योग। छठे घर का स्वामी कुंडली का अगर छठे, 8वें या 12वें घर में बैठ जाए जी, तो ये हर्ष योग बनता है। इससे हम इसको विपरीत राजयोग भी बोलते हैं। अच्छा। ऐसे व्यक्ति जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके हमेशा प्रिय बने रहते हैं। इनके पुत्र, इनके मित्र, इनके जो भी संबंधी हैं सब इनकी मदद करते हैं, पैसे को लेके भी। ऐसे व्यक्ति पढ़ने में काफी अच्छा ऐसे मानते हैं कि रुचि रखा करते हैं, पढ़ने में काफी होशियार होते हैं और हर काम को बड़ी समझदारी से करा करते हैं। तो हर्ष योग अगर किसी कुंडली में है
तो वो आप देख सकते हैं कि वो आपने अभी जो शब्द इस्तेमाल किया, आपने कहा विपरीत राजयोग, तो हमें लगा कि शायद विपरीत और राजयोग, उसको मतलब राजयोग के बिल्कुल विपरीत कुछ जा रहा है, ऐसा तो लेकिन कुछ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दो तरह से राजयोग कुंडलियों में लगा करते हैं। एक तो हम कहते हैं कि अगर केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ जाए, इस तरह से एक डेफिनेशन है उसकी, वो राजयोग होता है। एक छठे आठवें घर का अगर स्वामी उन्हीं घरों में किसी में बैठ जाए तो उसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। ये राजयोग की तरह ही फल देते हैं, लेकिन फल तब देंगे जब कुंडली में दशा, अंतरदशा या महादशा उस ग्रह की चलेगी, अदरवाइज वो तटस्थ रहते हैं, वो कोई कार्य नहीं करते हैं। लोग जो है अक्सर अपनी बेटियों के विवाह के लिए विदेश पर क्यों इतना आश्रित रहते हैं, या ये क्यों सोचते हैं कि विदेश में ही उन्हें तरक्की मिल सकती है? भारत में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन विदेश जाने का जो मोह है लोगों में कम नहीं हो रहा। जैसे आपने इनके लिए तो साफ कह दिया कि विदेश जाने का योग है ही नहीं, लेकिन हमें याद है आपने एक प्रोग्राम में कहा था कि किसी को अगर विदेश जाने का लगता है कि उन्हें विदेश जाना चाहिए, तो आपने एक छोटा सा उपाय बताया था कि वो उपाय यदि कर लिया जाए तो विदेश के लिए उनके जो है रास्ते खुल जाएंगे। तो क्या इस तरह की भी कुंडली जैसे इनकी है, क्या ये भी उस उपाय को अपना सकती हैं? देखिए योगिता जी, कुंडली में एक परमानेंट योग हुआ करते हैं, जैसे विदेश में बसने का योग है, शादी के बाद तो बसना ही पड़ेगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं जैसे 4th हाउस इन द 12th हाउस, मतलब चौथा घर 12वें घर में अगर चला जाए तो ऐसे व्यक्ति विदेश में जाके सेटल हो जाया करते हैं। लेकिन वहां भी ग्रहों की स्थिति देखनी बड़ा जरूरी है हमारे लिए, कि कहीं को नीच के ग्रह नहीं है कि जाके वहां पर प्रॉब्लम में उलझ जाए और अच्छाई की जगह बुराई मिलने लग जाए। और जहां तक विदेश जाने का प्रश्न है, एक छोटा सा उपाय मैंने बताया था, वो दोबारा दोहरा देता हूँ कि जिस व्यक्ति को विदेश जाने का इच्छुक है, अगर वो सोमवार के सोमवार एक पौधा होता है आक का पेड़, जिसको तोड़े तो दूध निकलता है, गलियों में लगा होता है, आक के पेड़ पे अगर वो सोमवार के सोमवार थोड़ा सा दूध चढ़ाना चालू कर दे तो वो निश्चित तौर पर विदेश चला जाएगा। वो रहेगा या नहीं रहेगा इसकी विवेचना कुंडली करने के बाद ही बता पाऊंगा, उससे पहले नहीं। मतलब विदेश का रास्ता तो आप खोल देंगे, लेकिन उसके बाद अगर क्या चीज उनके भविष्य में लिखा हुआ है, क्या वो वहाँ पे स्टेबल रहेंगे, एस्टैब्लिश कर पाएंगे, या क्या परेशानी आएंगी, वो आप कुंडली विवेचना के बाद ही बताएंगे। आपको ध्यान होगा पिछले कुछ समय से हम आपसे एक खास सवाल पूछ रहे थे कि जिन लोगों के पास अपना एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, वो लोग बहुत परेशान होते हैं कि हमारी जन्म कुंडली तो सही है ही नहीं, लेकिन उनके जीवन में अगर परेशानी है तो उन परेशानियों से उन्हें किस तरह से बचना है। तो आज जो बारी है वो सिंह लग्न वालों की है, तो आप उनके बारे में बताइए कि उस राशि के लोग जो हैं क्या करें अगर उनके जीवन में परेशानियां आती हैं। तो देखिए, सिंह राशि वाले लोगों के लिए एक आसान सा उपाय है, अगर कार्यस्थल में उनको दिक्कत आ रही है या लक्ष्मी प्राप्ति करने में या और किसी प्रकार के प्रॉब्लम है, तो एक आसान सा तरीका है, जहाँ जिस भी संस्था में वो काम करते हैं, एक दुकान है या फैक्ट्री है, एक वहाँ स्वास्तिक का निशान अपने मेन गेट के ऊपर लगा लें, और हमेशा जो है वो एक अगरबत्तियों का जो सेंटेड अगरबत्ती हैं उनका प्रयोग जो है वो तकरीबन मतलब उनके कैबिन से या उनके ऑफिस से या कार्यस्थल से खुशबू आती रहनी चाहिए हमेशा। अच्छा। अगर वो ये काम को कर लें तो धीरे धीरे करके परेशानियों में कमी आ जाएगी। सेंटेड अगरबत्तियों की बात आपने कही, तो आपने उन लोगों के लिए कहा जिनको की परेशानी रहती है, क्या ये हर कोई कर सकता है? देखिए, सिंह लगन वालों को ये कर ही लेना चाहिए जी, उससे इनको काफी हद तक जिंदगी में जो है उनके जो खराब ग्रह हैं उनका दोष कम हो जाता है। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी। अब एक और वास्तु से संबंधित प्रश्न हम आपसे जानना चाहते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि जब किसी से वास्तु एक्सपर्ट से आप विजिट करवाइए तो टॉयलेट्स पर लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, टॉयलेट्स तो गलत नहीं बना हुआ, अगर टॉयलेट गलत बना हुआ है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर स्वास्थ्य पर परेशानियां तो आ ही जाती हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक हम कहते हैं टॉयलेट में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी प्लेसमेंट सही नहीं हुई है। अब तोड़ फोड़ के बिना अगर कुछ करवाना होगा तो क्या करवाया जाए? देखिए योगिता जी, जहाँ तक प्रश्न है टॉयलेट का, मुझे याद आया कि मैंने आज से 10-12 हफ्ते पहले एक बात बताई थी कि जो हम लोग आजकल जो नए मकान बन रहे हैं जिसमें टॉयलेट बाथरूम अटैच है बेडरूम के साथ, ये सर्वथा अनुचित है जी। कोई भी दुनिया का वास्तुशास्त्री इसको ठीक नहीं कर सकता जी। आज से आप याद करें 30-40 साल पहले तक घर से टॉयलेट सब घर से बाहर बनाते थे, लेकिन अब अंदर बननी चालू हो गई हैं। हम उसको उसके प्रभावों को थोड़ा सा कम करने के लिए उसकी साइड को ठीक करते हैं, या ब्रह्मस्थल में ना हो या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ना हो जाए, जो बेसिक दोष हैं। अगर कहीं बन गया ब्रह्मस्थल में है, उचित नहीं है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बिल्कुल सर्वथा अनुचित है, वहां से हटाना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी स्थान पर बन गया और आपको थोड़ा सा उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो एक आसान तरीका बताता हूं कि अपने उसके अंदर किसी पात्र में नमक भर के आप रख दें जी। टॉयलेट में बाथरूम में भी रख सकते हैं अगर अटैच है, एक किसी पात्र में नमक भर के रख दें, और जब सीलन उस नमक में ज्यादा आ जाए तो उसको फेंक के दोबारा आप उसका नमक को चेंज कर लें। इस प्रयोग को करने से वाइब्रेशन जो गलत है वो उसकी कम हो जाएगी। और बाथरूम के एक मेन गेट के ऊपर अगर किसी चिंघाड़ते हुए शेर का फोटो लगा दें तो ये दोष जो है वो ऐसा कर मैं कह सकता हूँ कि 60 से 70% आपकी जो ये टॉयलेट का दोष है समाप्त हो जाए। अब वक्त आ गया आपको एक अनमोल चीज देने का, और वो अनमोल चीज है टिप। तो प्रकाश जी, आप आज कौन सा टिप देने वाले हमारे दर्शकों को?
देखिए योगिता जी, जहाँ तक टिप का प्रश्न है, टिप हम पिछले कई प्रोग्राम से लगातार देते चले आ रहे हैं। बिल्कुल। मेरी जनसाधारण को यही एक रिक्वेस्ट है कि खराब ग्रहों से बचने के लिए या जिंदगी को की प्रॉब्लम आए ही ना, अपने माँ बाप की सेवा करें, चरण स्पर्श करें माँ बाप के और उनका आशीर्वाद रोज लेते रहें। यही मेरी आप लोगों से विनती है, कह सकूँगा। तो इससे आपकी ज़िंदगी जो है आने वाले समय में खुशहाल बन जाएगी। बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से इतना अच्छा टिप जो है हमें किसी ने दिया नहीं होगा आज तक। आपकी इस बढ़िया से टिप के लिए, आपकी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।